नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी है। इसके बाद एक दूसरी भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका की, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। संशोधन चल रहा है फॉर्म में, अगर कोई संशोधन करना हो तो आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट का पता नहीं अभी तक और ऑफिशियल सिलेबस भी आया नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो पूरी उसकी डिटेल है एग्ज़ाम को लेकर के, किस प्रकार से पैटर्न पेपर वगैरह सारी चीज़ें जो है अभी एक नोटिस के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से आना है उसको। तो यहाँ पर एक सवाल आप सभी के मन में, विशेष करके जितने भी सेलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, कि एएनएम में और मुख्य सेविका में दोनों में कौन सा जॉब ज़्यादा अच्छा है, किस में कितना वेतन मिलता है, किस में कितना कार्य होता है, ड्यूटी पोस्टिंग, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन वीडियो को आप सभी पूरा लास्ट तक देखिएगा। एएनएम की जो भर्ती है, इसका भी जो विभाग है महानिदेशक परिवार कल्याण। मुख्य सेविका की जो भर्ती है, इसका जो विभाग है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार। यूपी ट्रिपल एससी केवल एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है। वो एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कराएंगे, उसके बाद ओएमआर की जांच होगी, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फाइनल रिजल्ट देंगे। उसके बाद जो फाइल है आपके विभाग को भेज दी जाएगी। फिर वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग, वहाँ से आपकी ड्यूटी आदि जो भी चीज़ें, पोस्टिंग वगैरह सब कुछ आपके विभाग से होना है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती में ग्रेड पे कितना है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो वेतन 21,700 से 69,100 तक, ये जो बेसिक है वो लिखा हुआ है। पूरा वेतन यहाँ पर जोड़ करके नहीं लिखा हुआ है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, स्किप मत करिएगा। और सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप चाहें तो। 21,700 प्लस जो 69,100 है, और इसमें देखेंगे मैट्रिक्स लेवल 3 है और ग्रेड पे यहाँ पर है 2,000, जबकि मुख्य सेविका में ग्रेड पे 2,800 है, मैट्रिक्स लेवल जो है 5 है। और बेसिक आप वहाँ पर देखेंगे तो 5,200 से 20,200 होता है। तो देखिए मेन जो है ना, अलग अलग विभाग का अलग अलग बेसिक और पे स्केल बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सबका सेम आपको देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल वेतन कितना सब होगा दोनों में ही जोड़ करके। ये आपका मुख्य सेविका वाला है, ग्रेड पे यहाँ पर 2,800, मैट्रिक्स लेवल 5 5,200 से 20,200 जो बेसिक जो वेतनमान है। और यहाँ पर जो है ग्रेड पे आपका 2,000, मैट्रिक्स लेवल 3, और जो बेसिक आपका है 21,700 से 69,100 तक बढ़ेगा। मैंने जब तक आप नौकरी करेंगे पूरी सर्विस के दौरान, जो आपकी लास्ट सैलरी है बेसिक वाली 69,100 तक। तो सब मिला करके कितनी अधिक सैलरी हो सकती है लास्ट वाली, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर बताएंगे। जो आपका वेतन होता है इसमें क्या क्या जोड़ते हैं, थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए। इसमें जो है आपका डीए, डियरनेस अलावेंस, एचआरए, होम या हाउस रेंट अलावेंस, ट्रेवलिंग अलावेंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, फ़ोन, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, अदर एकोमोडेशंस, जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ये सभी जोड़े जाते हैं आपकी सैलरी में। जो भी सरकारी भर्तियां होती हैं, सरकारी कोई भी पद, कोई भी जॉब होती है, तो उसमें ये सभी जुड़ करके आते हैं। तो ये सभी जोड़ने के बाद, और हाँ एक चीज़ और है, जितना आपका टोटल वेतन बनेगा उसमें एनपीएस भी कटवाना होता है 10%। पूरे का 10% नहीं होता, जो बेसिक का 10% होता है, और वो ऐच्छिक होता है। आप वेतन कटवाएंगे तो बाद में आपको जोड़ करके मिलता है, नहीं कटवाएंगे तो नहीं मिलेगा, वो आपके ऊपर होता है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम दोनों में ही है। आप सभी को पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर मुख्य सेविका में ये आपका एएनएम का हो गया। एएनएम में जो है मेरे हिसाब से जो हमने जोड़ा है पूरा, लगभग आपको 30,000 से लेकर के ये जो आपका है 32 या 33,000 तक आपका जो है वेतन बनेगा स्टार्टिंग सैलरी। इसमें एरिया के हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा डिसाइड होंगी, कौन सा एरिया आपका पड़ता है, मेट्रो सिटी है, रूरल है, अर्बन है, सब अर्बन है, इस प्रकार से देखा जाएगा। और 30 से लेकर 33,000 तक एएनएम में। और मुख्य सेविका में इसमें जो 39,000 से लेकर के 40,000 तक, ये आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है इतनी बन सकती है, 39,000 से लेकर के 40,000 तक। इसमें जो मेन फोकस होता है रूरल एरिया में ही होता है। जो मुख्य सेविका की जो भर्ती या जो पद होते हैं, जो कार्य होता है, लगभग आप है तो हर जगह, लेकिन ज़्यादा जो मेन फोकस होता है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वहाँ पर जो माताएं हैं, बच्चे हैं या शिशु हैं, गर्भवती महिलाएं हैं,
या जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं या पोषण संबंधी न्यूट्रिशन संबंधी चीज़ें अभी हम आगे पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा ये आप जान गए यहाँ पर कि लगभग वेतन कितना मिलेगा दोनों में, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पूरी जो है यहाँ पर ड्यूटी, पोस्टिंग कार्य, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। तो ड्यूटी जो आपकी पोस्टिंग आपकी जो होगी पीएचसी या फिर जो सीएचसी सेंटर होते हैं, पीएचसी या फिर सीएचसी सेंटर, जिला अस्पताल में भी एएनएम होते हैं शायद वहाँ पर। थोड़ा सा बहुत विस्तार से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको सही चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी जो है ड्यूटी आपकी जो है पीएचसी या फिर सीएचसी सेंटर पर होगी। और इसमें जो ट्रेनिंग वाला चीज़ है, देखिए जितने संविदा लोग हैं हो सकता है कि उनको ये भी प्रेफर किया जाए कि आप जहाँ पर पहले से तैनात हैं, अगर आपकी इच्छा, अगर आप वहाँ चाहते हो तो आपको वही दे दिया जाए, या फिर आपसे प्रेफरेंस मांगा जा सकता है कि आप कौन सा ज़िला चाहते हैं। और जो फ्रेशर होंगे उनसे प्रेफरेंस मांगा ही जाएगा ताकि उनको अपना मनपसंद ज़िला मिल जाए और वो लोग ड्यूटी अपनी अच्छी से कर सके जहाँ पर जो ज़िला वो चाहते हों। तो इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड होगा संभवतः फ्रेशर के लिए हो सकता है, क्योंकि संविदा के द्वारा ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके सीनियर होते हैं उनके साथ कुछ दिन आपको रहना होता है, सीखना होता है। बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग का वो नहीं है। और आपकी जो हमने सैलरी बताई है, स्टार्टिंग में सैलरी आपकी यहीं से शुरू होगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि 21,700 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, मुझे पता है ये सवाल आपके मन में सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होगा, अस्थायी का क्या मतलब है। अभी आपको हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं और कई बार हम बता भी चुके हैं, फिर भी आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो समझ लीजिए यहीं पर अस्थायी का मतलब होता है कि आपकी नियुक्ति अस्थायी है, पहली बात। तो अब आप कहेंगे कि अस्थायी का मतलब अस्थायी कैसे हो गया। तो शुरू में जो है कुछ समय जो है प्रोबेशन पीरियड माना जाता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब होता है कि उसमें आपको देखा जाता है कि आप ड्यूटी सही से कर रहे हैं, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। एक होता है ना, एक निरीक्षण वाला समय होता है। तो ये जो पीरियड है आपका प्रोबेशन, जो पीरियड आपका है 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। ये पूरी तरह से आपके विभाग के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कितने समय का प्रोबेशन पीरियड रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड में हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए जो अन्य सुविधाएं होती हैं, एकोमोडेशंस होते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते हैं, बट आपके जो वेतन होता है, बेसिक सैलरी, वो सब मिलता है आपको है, ठीक है। तो कुछ सैलरी आपको हो सकता है कम मिले, लगभग आपको 32-33 तक मिले, पूरा आपको 40 ना मिले, 39 ना मिले। तो इसमें 1 या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो सकता है। अस्थायी का मतलब सिर्फ इतना होता है। अस्थायी का मतलब अस्थायी नहीं होता है कि आपकी जो नौकरी है अस्थायी होगी। जॉब आपका अस्थायी होगा, सरकारी भर्ती है, लेकिन इसमें शुरू में कुछ समय आपको प्रोबेशन पीरियड के तौर पर देना होता है, जिसमें आपको अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभानी होती है। इसमें देखिए ड्यूटी क्या क्या करनी पड़ती है एएनएम वाले में। जैसे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, जो आपका सेंटर रहेगा, जो आपका केंद्र रहेगा, उसके माध्यम से जहाँ पर आपको फील्ड में ड्यूटी लगाई जाएगी, जहाँ पर आपको उसमें जो सामुदायिक जितनी भी उसमें लामबंदी है उनसे संबंधित चीज़ें, जो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच नहीं हो पा रही है, घरेलू स्वास्थ्य हो गया, घरेलू स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, होम नर्स की तरफ पे आपको, जैसे होम नर्स की ड्यूटी क्या होती है उसको क्या समझेंगे आप, ठीक है। तो घरेलू चिकित्सक या घरेलू नर्स, हेल्थ विजिटर के तौर पर, बेसिक हेल्थ वर्कर के तौर पर, रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पर, वैक्सीनेशन में जो भी और समय समय पर जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी उनको इम्प्लीमेंट करना, उनका कार्यान्वयन करना। और जहाँ तक आपकी जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी, क्योंकि उसमें फिर और भी कई लेवल होता है, तो आपके जो लेवल पर जितना कार्य आपको लगभग करना पड़ सकता है, ये सारे जो है कुल मिलाकर के आपके जिम्मे कार्य होंगे, जो आपको अपने माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से संपन्न करने होते हैं। और वहीं अगर हम देखेंगे मुख्य सेविका वाले में, तो लगभग चीज़ें तो वही होती हैं, बस ये है कि ये आपका पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी होता है एएनएम का। और मुख्य सेविका में जो है सभी आ जाते हैं, एक तरह से मॉनिटरिंग करना होता है। इसमें आप ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें जो है मेन आपका जो काम है मॉनिटरिंग का, मतलब आपके अधीनस्थ जो भी हैं, सहायक वगैरह जो जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि आप एक तरह से सुपरवाइजर की भूमिका निभाते हैं, तो आपके अधीनस्थ जो लोग भी होते हैं एक तरह से आपको उनकी पूरी मॉनिटरिंग करनी होती है। सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइजरी उत्तरदायित्व आपका होता है। इसके बाद मीटिंग वगैरह आपको कंडक्ट करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, और फील्ड आपको सबके डिसाइड करने होते हैं किसको कहाँ पे जाना है, क्या कार्य करना है, जो आपके अधीनस्थ रहेंगे, और कितनी बार जा कर के सबको विजिट करना होता है, उसकी रिपोर्ट वगैरह आपको देनी होती है, तैयार करवानी होती है। इसके बाद हेल्थ और फैमिली जो कल्याण
एजुकेशन संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं, जो संचारी बीमारियां होती हैं उनको लेकर के जन जागरूकता, और जितने भी जो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य जो प्रोग्राम होते हैं उनको जो है कार्यान्वयन करवाना। और एक जो आपका सुने होंगे, आप सभी जानते होंगे अच्छे से, जो मेडिकल टर्मिनेशन जो आप प्रेगनेंसी का होता है उसको लेकर के जन जागरूकता फैलाना। इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सर्वे आदि की रिपोर्ट मांगे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो जिन प्रोग्राम के तहत जो भी चीज़ें आपकी जिम्मे आएंगी तो उनकी जो है पूरी सर्वेलांस करा करके वो रिपोर्ट आपको भेजनी होती है। इसके अलावा जो विद्यालय है, स्कूल है, उनके हेल्थ, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और पब्लिक हेल्थ हो गया आपका, जो पोषण संबंधी जो सेवाएं हैं आप सभी जानते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल संबंधी जितनी उसमें कुछ चीज़ें जो है आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के अंतर्गत भी आती हैं, उसमें भी मेंटेनेंस होता है, चाहे वो फैमिली का, चाहे वो विलेज रिकॉर्ड जो है, फील्ड लेवल भी कुछ सर्विस इसमें देने पड़ते हैं, और केयर एट द क्लिनिक, केयर एट द कम्युनिटी, इस तरह की भी जो आपकी जो ड्यूटी होंगी वो आपको उसको मॉनिटरिंग करवाना होता है। डायरेक्टली आपको नहीं करना होता, उसमें कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली आपको करनी होती, कुछ चीज़ें आपको मॉनिटरिंग करवानी होती है, उसके सुपरवाइजर की तरह आप काम करते हैं। मतलब एक तरह से आपके अंतर्गत वो चीज़ें संपन्न करवाई जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के लगभग जो है हमने चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर तो वही थोड़ा बहुत चीज़ें आपको शुरू में सीखनी ही पड़ती है, किसी भी आप विभाग में जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम और मुख्य सेविका दोनों में जितने भी सवाल आपके मन में रहे होंगे, चाहे वो वेतन को लेकर के, चाहे पद अस्थाई को लेकर के, या फिर ड्यूटी पोस्टिंग वर्क, सारी चीज़ों को लेकर के सब कुछ आप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल बचता है तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों के बारे में आपको चीज़ें विस्तार से बता दी। तो वैसे तो आप देखेंगे तो जो मुख्य सेविका वाला है, चीफ या हेड सर्वेंट वाला है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, वेतन भी उसमें ज़्यादा है, बट इंटरेस्ट की बात होती है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको जो इसमें ज़्यादा अच्छा लगे तो उसी हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके चॉइस पर निर्भर करेगा। आगे जो ग्रोथ है वो दोनों ही फील्ड में लगभग समान है, किसी में थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, किसी में थोड़ा सा कम हो सकता है, बस इतना हो सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा हमें चीज़ें आपको और बतानी चाहिए थी यहाँ पर, कि आगे ग्रोथ को लेकर के, और दोनों ही फील्ड में कुछ अगर अतिरिक्त अगर आपको कार्य दिए जाते हैं, जैसे कुछ ऑनलाइन वर्क दिए जाते हैं, तो उसके लिए अलग से भी जो भत्ता है वो ईयरली के रूप में भी मिलता है इसमें। अब किस में काम ज़्यादा है, किस में काम कम है, मेरे हिसाब से अब जहाँ तक हमें लग रहा है कि दोनों में ही काम लगभग बराबर है। और मुख्य सेविका वाले में थोड़ी सी जो है आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, एक तरह से आप एक अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे मुख्य सेविका वाले में, अधिकारी के तौर पे। और एएनएम में क्या है कि वहाँ पर भी आप एक तरह से आपकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं होती, आपकी ड्यूटी कम नहीं होती, वहाँ पर भी बहुत सारा काम होता है। ग्रोथ आगे किस प्रकार से होनी है, ये सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा बेटर कौन है। केवल आप सैलरी मत देखिए, सब कुछ देखिए, आपके कार्य करने का इंटरेस्ट होता है, आपके कार्य करने का एरिया होता है, आपके कार्य करने के लिए जो आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो भी आप इसमें जहाँ पर भी आपकी जॉब लगेगी, अभी जहाँ पर तो लग गई है जॉब एएनएम में, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर तो ये होता है ना कि जिस फील्ड में हम जाएँ तो उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, उस फील्ड में हमें पहले से पता होना चाहिए, और लंबे समय तक हमें पूरा ही उसमें ड्यूटी करनी है जहाँ तक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि लगभग चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, जो भी आपके मन में लगातार सवाल बन रहे थे वो आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे।